जी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग operator overloading is a unique feature of C++, and this feature is a very powerful feature. Sometimes we call it language extension of C++ language, और ये आपको बाकी लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। फंक्शन ओवरलोडिंग में आप एक फंक्शन की जो है वो एक फंक्शन जो कि जिसका नाम सेम होगा लेकिन उसका डिफरेंट बिहेवियर आप डिफाइन कर सकते हैं। सो यू कैन राइट अ प्रिंट फंक्शन जो कि एक इंटीजर को प्रिंट करता है। उसी तरह से आप एक और फंक्शन भी बना सकते हैं, प्रिंट ही उसका नाम रखेंगे और वो बेसिकली एक फ्लोट को डिस्प्ले कर सकता है। सो नाम सेम होगा लेकिन वो दो डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं और आप उनको डिफाइन कर सकते हैं कि उनको जो आर्ग्यूमेंट्स रिसीव होंगे उनके हिसाब से कि कौन से वाला फंक्शन कॉल हो। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जैसे है उसी तरह हम ऑपरेटर्स जो कि प्रिमिटिव डेटा के ऊपर डिफाइन है, जैसे प्लस का ऑपरेटर दो इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन है, असाइनमेंट ऑपरेटर दो इंटीजर्स पे डिफाइन है, सब्ट्रैक्शन जो माइनस ऑपरेटर है ये दो इंटीजर्स पे, फ्लोट्स पे, बहुत सारे और जो प्रिमिटिव टाइप के ऑपरेटर्स हैं उन पे डिफाइन है। इसी तरह आप जो ये ऑपरेटर्स हैं C++ में उन ऑपरेटर्स को रीडिफाइन कर सकते हैं या इन अदर वर्ड्स ओवरलोड कर सकते हैं फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स। सो दिस इज द अंडरलाइंग आइडिया कि अगर आप जो ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं C++ में, अगर आप उन ऑपरेटर्स को जो बाय डिफॉल्ट C++ में बिहेवियर है उन ऑपरेटर्स का वो प्रिमिटिव टाइप्स पे अवेलेबल है, अगर आप इन्हीं ऑपरेटर्स को अपनी क्लास के लिए भी ओवरलोड करना चाहें या अपनी क्लास के केस में आप ये बताना चाहें कि अगर मेरी क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो आप बेसिकली उस ऑपरेटर को ओवरलोड कर। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू आप C++ के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटर्स हैं उन सबको आप ओवरलोड कर सकते हैं। वो ऑपरेटर्स जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे बाइनरी ऑपरेटर्स जो दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। प्लस का ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर में एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड। ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा जाएगा, और वो ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऑपरेट करेगा यूज करते हुए और एक रिजल्टेंट निकाला जाएगा जो प्लस के केस में उनका सम होगा, और असाइनमेंट के केस में जो राइट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट था उसको मेंबर वाइज कॉपी कर दिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उस पे। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं उनको रीडिफाइन कर सकें यूजर डिफाइंड टाइप्स के। अच्छा, अब वो अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, रीडिफाइन करना चाहते हैं, रीडिफाइन इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, वो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जो एक्चुअल टर्म है वो ओवरलोडिंग है। तो अगर आप कोई बिल्ट इन ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं यूजर डिफाइंड टाइप के लिए तो उसके लिए आपको ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जी, इधर से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी क्लास के लिए, तो आप क्या करेंगे कि आप कीवर्ड ऑपरेटर लिखेंगे कि ये कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हैं, जैसे प्लस है या इक्वल टू ऑपरेटर है या माइनस है या मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, रिमाइंडर है, यूनरी ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे पोस्ट फिक्स है, प्रीफिक्स है, वो यूनरी ऑपरेटर है। जो भी ऑपरेटर आप ओवरलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटर कीवर्ड फॉलोड बाय द टाइप ऑफ द ऑपरेटर दैट यू वांट टू ओवरलोड, और उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स हैं। बेसिकली ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन के तौर पे ही काम कर रहा है, और जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं उन आर्ग्यूमेंट्स में एक आर्ग्यूमेंट आपको मिलना, एक ही आर्ग्यूमेंट होगा इस फंक्शन का। वो आर्ग्यूमेंट होगा जो कि जिस क्लास के लिए आप इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं उसी टाइप का एक और। फॉर एग्जांपल कि आप रैशनल नंबर्स के लिए जो प्लस का ऑपरेटर है अगर वो डिफाइन करना चाह रहे हैं तो ये वाला जो ऑपरेटर और प्लस का कीवर्ड प्लस जो यहाँ पे आएगा ये रैशनल नंबर्स की क्लास में एक फंक्शन के तौर पे आएगा, और यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे फिर वही रैशनल नंबर और उसका एक रेफरेंस आ जाएगा। ये पैरामीटर्स हैं, ये उसके फंक्शन का नेम है, ये उसकी रिटर्न टाइप। और ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट किस तरह से होगी कि आपने लिखा होगा लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 इज को आप ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 के इक्वल करना चाहते हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ये आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा और इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू एक्सेसिबल होगा जब इस फंक्शन को कॉल जाएगी।
और ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगा। तो अब आप इसको इस तरह से भी परसीव कर सकते हैं, जब ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी तो उस केस में ये मेंबर फंक्शन, क्योंकि दोनों सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक इस फंक्शन को कॉल जाएगी, ऑपरेटर इज इक्वल टू को कॉल जाएगी, और वो कॉल जाएगी इस ऑब्जेक्ट के साथ जो नीचे पॉइंट ये लिखा भी हुआ है, ऑपरेटर इज कॉल्ड वाया ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये राइट हैंड साइड है, दिस वन इज राइट हैंड साइड, और ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी करना चाह रहे हैं, लेकिन इस फंक्शन को कॉल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑब्जेक्ट O1 है उसके साथ इस ऑपरेटर को कॉल गई, इस फंक्शन को कॉल गई, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है जिसकी वैल्यूज को यूज करते हुए आप O1 की वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हो वो इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू एक्सेसिबल होगा। अब इसकी जो एक और इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जी आप इसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 लिखने की बजाय आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2। ये वही फंक्शन कॉल है, बट इट इज बेटर टू राइट इट लाइक दिस। ये ज़्यादा नेचुरल सिंटैक्स है, ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स है, लेकिन हो यही रहा है जो ऊपर वाली लाइन है कि आप ऑब्जेक्ट 1 के साथ जो है वो डॉट लगा के ऑपरेटर इज इक्वल टू का फंक्शन कॉल करें और उसको ऑब्जेक्ट 2 पास कर रहे हैं। अच्छा, बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं, यूनिटरी ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड किया जा सकता है और बाइनरी ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड किया जा सकता है। जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं यूजुअली ये एक आंसर रिटर्न करते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर जो हैं वो इसी ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, जैसे पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स ऑपरेटर है, एक्स प्लस प्लस लिखा है, एक्स माइनस माइनस लिखा है, या माइनस माइनस एक्स लिखा है, और जो यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं वो उसी ऑब्जेक्ट या उसी वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। लेकिन जो बाइनरी ऑपरेटर्स है वो एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। सो अगर आप ये एग्जांपल समझने की कोशिश करें जो आपके सामने स्क्रीन पे है, तो इस एग्जांपल में एक क्लास आपको दिखाई गई है 2D .2D क्लास, और उसके दो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं x और y इस जगह पे, इंटीजर x एंड y, और इसका जो मेंबर फंक्शन है, पब्लिक मेंबर फंक्शन, उसमें एक ऑपरेटर डिफाइन किया गया है, माइनस का ऑपरेटर, जो कि .2D के जो x और y हैं, और इसी टाइप का एक और ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल जाता है राइट हैंड साइड जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकेगा। और सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, जो यूक्लिडियन डिस्टेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो यूज किया गया। और अगर आप नीचे वाली लाइन देखते हैं जो ये .2D लिखा गया है, जहाँ पे आप लेजर पॉइंटर देख सकते हैं, यहाँ पे .2D के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, .1 एंड .2, दोनों की डिफरेंट वैल्यूज हैं। .1 का x2 है और y2 है, और .1 का x और y सेम वैल्यूज 2 है, और .2 के x और y की सेम वैल्यूज 4 है। और अगर हम सी आउट स्टेटमेंट में लिखते हैं .2 - .1, ये बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड्स ले रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको यहाँ पे .2 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो x और y है वो आपको बगैर किसी प्रीफिक्स के अवेलेबल है, लेकिन जो इस ऑपरेटर माइनस की राइट हैंड साइड पे जो .1 था वो यहाँ पे राइट के साथ अवेलेबल है, रेफरेंस के साथ, और उसके साथ आपको राइट का प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, right.x right.y, और यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए एक्सेसिबल है कि ऑपरेटर -b उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो आप रेफरेंस के साथ डॉट लगा के x और y को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये 2 जो है ये स्क्वायर के लिए है, और ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, और ये बेसिकली पूरा जो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो इम्प्लीमेंट किया गया। सो पॉइंट इज कि जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। एक इम्प्लिसिटली अवेलेबल होता है जो कि यहाँ पे x और y आप देख रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है कोई प्रीफिक्स लगाने की, और जो राइट हैंड साइड है उसके लिए आपको जो भी रेफरेंस आपने यहाँ पे रखा है वो आपको एक्सेसिबल होगा उस रेफरेंस के थ्रू, वो प्रीफिक्स यूज करते हुए वो आपको एक्सेसिबल होगा। इससे आंसर क्या मिल रहा है, ये कि एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो दोनों में जब आप 2.2D के ऑब्जेक्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, जो कि एक डबल वैल्यू हो सकती है, डबल टाइप का वेरिएबल होगा ना। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक इंटीजर आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर एक इंटीजर आएगा, ये दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक इंटीजर आएगा, उसको स्क्वायर लेंगे, पावर लेंगे 2, तो एक फिर इंटीजर आएगा। लेकिन जब ये दो इंटीजर्स को आप सम करेंगे
ये इस ऑपरेटर की वजह से, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर डबल में भी आ सकता है, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप डबल रखी गई। सो जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो आपको एक वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं और वो एक और ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन इस केस में इट मेक्स मोर सेंस दैट बाइनरी ऑपरेटर माइनस सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेटर है ये उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस रिटर्न करे। बट इन अदर केसेस ये भी हो सकता है कि आपके पास जो माइनस का ऑपरेटर है या जो बाइनरी ऑपरेटर है वो एक और ऑब्जेक्ट उसी क्लास का रिटर्न करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो ऑपरेटर्स जो हैं वो ओवरलोड करने से आप जो बिहेवियर है प्रिमिटिव ऑपरेटर्स का उसको रीडिफाइन कर सकते हैं अपनी क्लास यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए। ये बेसिक पर्पस है ऑब्जेक्ट ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने का। सो आगे देखते हैं जी, इससे रिलेटेड फर्दर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रिटर्न टाइप द सेम एज द लेफ्ट ऑपरेंड सपोर्ट्स, जैसे मैं आपसे अभी कह रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइप का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। वो किस तरह से है जी, ये आपके सामने जो लेजर पॉइंटर के ये जहाँ पे है, ये जो एग्जांपल है ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 3, तो इस केस में मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, एक ऑपरेटर नहीं है। तो अज्यूम करते हैं हम कि अभी जो है ना ये वाला पार्ट जो ऑब्जेक्ट 3 वाला पार्ट है ये नहीं है हमारे पास, सो वी जस्ट इग्नोर इट। ऑब्जेक्ट 3 नहीं लिखा, ये स्टेटमेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 है। या आई थिंक इट्स बेटर इफ यू इग्नोर के ऑब्जेक्ट 1 इधर नहीं लिखा, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 3। तो जब ऑब्जेक्ट 3 को हम ऑब्जेक्ट 2 पे मेंबर वाइज कॉपी करना चाहते हैं तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट 3 के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं ऑब्जेक्ट 2 के एट्रीब्यूट्स की भी वही वैल्यूज हो जाएंगी इस स्टेटमेंट की वजह से, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 3 की वजह से। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट 1 भी लिखा हुआ है साथ, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जब ये वाला ऑपरेटर रिजॉल्व होता है, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 3 जब रिजॉल्व होता है तो वो यहाँ पे कुछ रिटर्न करे। वो रिटर्न क्या होना चाहिए, वो रिटर्न होना चाहिए ऑब्जेक्ट 2, ताकि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्ट 1 बन जाए। क्योंकि जो इसकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पहले ये वाला ऑपरेटर रिजॉल्व होगा, दिस इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और जब ये ऑपरेटर रिजॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 रिटर्न होना चाहिए और ऑब्जेक्ट 2 फिर ऑब्जेक्ट 1 पे कॉपी हो जाएगा और अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू थी वही ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू हो जाएगी और ऑब्जेक्ट 2 की जो वैल्यू थी वही ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो ऑपरेटर्स को कॉल कर सकते हैं कैस्केडेड फॉर्म में। कैस्केडेड फॉर्म में कहते हैं कि कैस्केड है, ये एक के बाद एक है, एक के बाद एक है। जैसे पहले ये कॉल रिजॉल्व होगी, ये वाला ऑपरेटर रिजॉल्व होगा और उसके बाद ये वाला ऑपरेटर रिजॉल्व होगा, और इस तरह और भी जितने आपने लिखे हैं वो सारे रिजॉल्व हो गए। और ये हो सकता है कि ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो, जैसे ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 प्लस ऑब्जेक्ट 3 माइनस ऑब्जेक्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 5 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट 6 एंड सो ऑन। तो उस केस में जो भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है और जो उसकी एसोसिएटिविटी है उसके मुताबिक जो रूल C++ के ऑब्जेक्ट की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के हैं वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे और सबसे पहले वो ऑपरेटर को रिजॉल्व किया जाएगा जो उस प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में सबसे पहले आता है, और उसको रिजॉल्व करते 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 फिर ये इसकी जो असाइनमेंट की जो एक्सप्रेशन है वो पूरी की पूरी इवैल्यूएट हो जाएगी। तो अगर बाइनरी ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना तो उसकी जो प्रोटोटाइप है ना वो ये हो जाएगी, ऑपरेटर और इज इक्वल टू कीवर्ड और सेम क्लास का एक रेफरेंस और वो सेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करेगा। जैसे कि इस केस में ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 3 जब रिजॉल्व होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट 2 ही यहाँ पे रिटर्न भी करेगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट 2 को रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका यह है कि जब ये वाली असाइनमेंट ऑपरेटर की कॉल रिजॉल्व हो रही होगी तो वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट 2 के साथ कॉल हुई थी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट 2 को ही रिटर्न करना चाहते हैं तो आप जो दिस पॉइंटर जो कि ऑब्जेक्ट 2 को ही पॉइंट कर रहा है इस कॉल के दरमियान, उसको अगर आप डी रेफरेंस कर देंगे तो आप ऑब्जेक्ट 2 को ही बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं, यानी दिस पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट 2, और अगर आप उसको डी रेफरेंस करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट 2 की एक कॉपी रिटर्न कर रहे हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट 2 की हम कॉपी रिटर्न कर रहे हैं इसको फिर यूज किया जाएगा ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर रिजॉल्व करने के लिए जो कि ऑब्जेक्ट 1
के आगे लिखा हुआ है ये वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट 2, और वो ऑब्जेक्ट 2 जो है वो फिर रेफरेंस में आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट 1 जो है इसके थ्रू इस असाइनमेंट ऑपरेटर को कॉल जाएगी। और यहाँ पे भी क्योंकि वही फंक्शन कॉल हो रहा है तो सेम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, जो कि इस केस में फिर वेस्ट हो जाएगा क्योंकि हम उसको किसी जगह पे यूज़ नहीं कर रहे, तो वो वेस्ट हो जाएगा, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। जो इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं इनको हम नेमलेस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं क्योंकि इनका कोई नाम नहीं होता।